हम आपके लिए PYQs लेकर आए हैं, जहां पर हम या फिर उसका वोल्टेज मेजर करना है तो हम उस अप्लायंस के पैरेलल में उसको कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। पास ऑब्जेक्ट के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज करा है। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और इसीलिए हम आपके लिए एक फास्ट टेक सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने चैप्टर्स को वन शॉट में कवर करा था। आज इसी फास्ट टेक सीरीज में बच्चों हम आपके लिए PYQs लेकर आए हैं, जहां पर हम बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर सभी सेक्शंस के क्वेश्चन देखेंगे, ABCD&E देखेंगे कि कुछ तरह से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या है, हमें किस तरह से उसको समझना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है और किस सेक्शन की क्वेश्चंस में हमें कितना लिखना है ताकि हमें पूरे नंबर्स मिल सकें, वो सब बच्चों हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हमारा आज का होने वाला है। नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ और हाँ, साथ के साथ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दूंगा। मेरे बताने से पहले आप इस क्वेश्चन को खुद भी सोल्व करना बच्चों, आपको पता लगेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, कितनी आपकी तैयारी है। ओके, बट अगर क्वेश्चन ना आए घबराना मत, मेरे को देखना, यहाँ पर समझना क्वेश्चन को और उसको फिर अप्लाई करना, नोटबुक में नोट करना आंसर्स। ओके बच्चों, तो चलो अब हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो, बड़ा मजा आएगा बच्चों आज के सेशन में। हाँ, आंसर्स जो होंगे वो साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी देते जाएं। ओके, चलो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट I इज। अब देखो, यहाँ पर हमने सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लिए हैं। सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, फिर सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, डी के भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर हैं एंड सेक्शन ई के भी क्वेश्चंस है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए का है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमसे यहाँ पे पूछा गया है दो वायर्स हमारे पास AB एंड CD, जिसमें यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब हमें यहाँ पर बताना है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें यहाँ पर पॉइंट P पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बताना है। अब देखो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं बच्चों। उसमें हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है उस डायरेक्शन में हम थंब को रखते हैं एंड फिर फिंगर्स को कर्ल करते हैं। ओके, फिंगर्स को फिर हम कर्ल करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इस डायग्राम के पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बता दूं। बहुत बेसिक सा रूल है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वायर ऐसा है, इन करंट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है और एंड हमें यहाँ पर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड थंब रूल में हम देखेंगे, हमने थंब रखा यहाँ पर और जब हम फिंगर को कर्ल करेंगे तो इस पॉइंट पर फिंगर कहाँ जा रही है, हमारी अंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों वो होगी इनवर्ड। कहाँ होगी, वो होगी हमारे पास यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन में। बट यहीं पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक पॉइंट Q, तो इस पॉइंट Q में अगर आप देखें बच्चों, ध्यान से देखना, तो जब हम यहाँ पर फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। ये देखो यहाँ पर आ रही है बाहर की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों फिर हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड। ये ध्यान रखना बस आप, हमें पॉइंट देखना होता है कि किस पॉइंट पर हमारी जो फिंगर है वो कर्ल करने के बाद आउटवर्ड्स जा रही है या फिर इनवर्ड्स जा रही है। अगर ऐसा ही हम बच्चों यहाँ पर देखें तो AB की वजह से, देखो AB वायर जा रहा है तो फिंगर्स हमारी कर्ल होगी अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से तो डायरेक्शन होगी इनवर्ड और इस वायर की वजह से होगी डायरेक्शन आउटवर्ड। ठीक, तो देखो मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0। ओके, सो ऑप्शंस अगर हम चेक करें यहाँ पर तो ऑप्शंस हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, 0। ओके बच्चों, तो चलो आई होप आपको समझ में आ गया। ये बस ध्यान रखना कि फिंगर जिस पॉइंट पर कर्ल करती है जिस तरफ, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, वही उसकी डायरेक्शन होती है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द मिड पॉइंट P बाय द करंट फ्लोइंग in the same direction and two parallel wires be equal in magnitude but opposite in the direction, the resultant magnetic field at point P will be 0। क्लियर बच्चों इतनी बात? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric iron of 1500 watt and 220 watt and a flashlight of 500 watt and 200 watt are used in the homes, the rating of a fuse to be used should be, the rating of the fuse to be used should be। देखो बच्चों यहाँ पर हमें रेटिंग ऑफ द फ्यूज पूछ रहा है, मतलब वायर, हमें वो वायर का करंट निकालना है। मतलब देखो बच्चों बात को समझो, इस लाइन का मतलब क्या है, द रेटिंग ऑफ द फ्यूज। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज क्या होती है,
ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। देखो बच्चों, ये रेटिंग ऑफ द फ्यूज का मतलब होता है कि जो वायर हमने लिया है उस वहाँ पर उस वायर में जब करंट फ्लो होगा तो वो वायर मेल्ट नहीं होना चाहिए हीटिंग इफेक्ट से। ओके, तो हम देखेंगे भाई करंट फ्लो होगा तो हीट भी होगा, हीट अप भी होगा, वो तो वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इतनी सी बात है। तो हमें यहाँ पर वो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर वो मेल्ट नहीं हो। ओके, तो देखो बच्चों, अब हमें मतलब पावर दे रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन की हमें यहाँ पर पावर दे रखी है। पावर हमें यहाँ पर गिवन है 1500 वोट, एंड ये पावर ऑफ आयरन है हमारे पास, एंड पावर ऑफ फ्लैश लाइट हमें यहाँ पर गिवन है 500 वोट। ओके, हमें वोल्ट यहाँ पर गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट। अब हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है। हम जानते हैं पावर P इज इक्वल्स टू VI होता है, तो करंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बच्चों I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। बट ये जो P है ये नेट पावर होगा, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे पावर ऑफ लैम्प प्लस पावर ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन डिवाइडेड बाय V। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1500 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 200 मीन्स 2000 डिवाइडेड बाय 200, 0 कैंसिल आउट, 2 10s are 20। तो हमारे पास करंट कितना आ गया भाई, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर करंट आ जाएगा, करंट हमारे पास यहाँ पर आ गया I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ठीक, ओके, सो मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज टू यूज शुड बी 10 एम्पियर। भाई कम से कम इतनी रेटिंग का तो हमारे पास करंट वायर होना चाहिए। ओके, वायर होना चाहिए सॉरी, जिसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो सके। ओके, सो ये इजी सा क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। आपको बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए था पावर का, P इज इक्वल्स टू VI। ओके, फॉर्मूले लर्न होंगे तो न्यूमेरिकल्स काफी आसान होंगे आपके पास यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। The laws of reflection hold true for a plane mirror, concave mirror, convex mirror, all reflecting surface। हम जानते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं बच्चों वो हमारे पास ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ तो कोई देखने समझने वाली बात है ही नहीं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। 1 नंबर जो मानो चॉकलेट प्रॉब्लम। ओके, आपको ये मुफ्त में दिए बोर्ड ने। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an object is kept with the focus of concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. The image is, देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर्स एंड लेंसेज के फॉर्मूला एंड साथ ही साथ जो उनके केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं भैया। अगर अच्छे से लर्न नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता ही है बच्चों। तो ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से समझ कर जाएँ और करके जाएँ। और सबसे अगर मैं कहूँ मेरी बात मानो तो ये जो इमेज फॉर्मेशन के जो आपके पास केसेस हैं इनको अच्छे से लर्न कर लो, बार बार बनाओ, प्रैक्टिस करो इनका, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको याद हो जाए। आप देखो कॉनकेव मिरर का केस बता रहा है, देखो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा केस बनेगा हमारे पास। ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास पोल हो गया, ये फोकस डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या कह रहा है ये, इज केप्ट विद द फोकस एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, फोकस के साथ रखा है, इमेज इन लार्ज बन रही है एंड बिहाइंड द मिरर बन रही है। अब देखो जब आपने पढ़ा है आपको याद होगा कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जहाँ पर इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। कहाँ बनती है, पीछे की तरफ बनती है। वो कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर रखा हो। कहाँ रखा हो, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा होता है तब जाकर आपके पास जो इमेज है वो कैसी बनती है बच्चों, वो इमेज आपके पास बनती है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कुछ ऐसी इमेज बनेगी, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर आपके पास इमेज बनेगी। ठीक है, तो वो इमेज कैसी बनेगी, अभी इमेज बनती है आपके पास, देखो वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है बच्चों। ओके, ये एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, स्पेशल केस होता है, वहाँ पर पढ़ाते हैं आपको, मैंने बताया था स्पेशल केस। सिर्फ एक ही केस होता है कॉनकेव मिरर में। ओके, क्लियर है बच्चों इतनी बात। देखो इमेज डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पर ए बी की इमेज कैसी बन रही है, ये सीधी बन रही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। राइट द फंक्शन ऑफ अ वोल्ट मीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें वोल्ट मीटर का
फंक्शन निकला है इलेक्ट्रिक सर्किट में। भाई वोल्टमीटर क्या काम करता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करके देता है। किसी अप्लायंसेस का अगर हमें यहाँ पर वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम, या फिर उसका वोल्टेज मेजर करना है, तो हम उस अप्लायंसेस के पैरेलल में उसको कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखना, अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। एक बात तो बच्चों ध्यान रखना आप लोग कि जो वोल्टमीटर होता है उसका आइडियल रेसिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट, ताकि उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सके। ओके, सो आप इसमें यहाँ पर एक पॉइंट लिख लें बच्चों, आइडियल रेसिस्टेंस पूछा नहीं गया बट पूछ सकते हैं तो लिख लो, आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इनफाइनाइट। ठीक, लर्न कर लेना भाई इसको। वोल्टमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नैरो बीम एक्स वाई, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गया आपके पास। अ नैरो बीम एक्स वाई ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म ABC इज शोन इन द डायग्राम। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन की लाइन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। एक लाइट अगर प्रिज्म से पास आउट होगी तो क्या होगा, आपको पता होगा, डिस्पर्जन होगा। पहली बात हमें समझ में आ गई कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। फिर भी देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट एंड शो द पाथ ऑफ द इमर्जेंट बीम। अब हमें यहाँ पर इमर्जेंट बीम का पाथ यहाँ पर शो करना है, कर देंगे भाई। नेम द फिनोमिना, ये देखो फिनोमिना पूछा गया है, बता दिया हमने, डिस्पर्जन हुआ है। क्या हुआ है, डिस्पर्जन हुआ है भाई। एंड स्टेट इट कर्व्स, ये भी हम लिख लेंगे। डिस्पर्जन पता है तो उसकी डेफिनेशन भी हमें पता होगी। ओके, अब हमें यहाँ पे इसका पाथ बताना है अगर, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर डिस्पर्जन होगा मीन्स 7 लाइट में डिस्पर्जन क्या होता है, जब वाइट लाइट या फिर वाइट रे एक प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो 7 तो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, 7 पार्ट्स में स्प्लिट होती है। जब ये निकलती है बाहर तो हमें डिफरेंट कलर्स की लाइटें मिलती है, जिसे हम विपग्योर भी बच्चों यहाँ पर कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसा जाएगा, येलो, ये देखो हो रही है क्या, रिफ्रैक्ट 3 4 5 6 7। ठीक, येलो कुछ ऐसे ट्रेस होगी यहाँ पर। ठीक है, इसे हम आगे भी देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये देखो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम भी है इसका। ओके बच्चों, सो ये हमारे पास है डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन। अब इसका मतलब डिस्पर्जन आपको एक बार याद करना है अच्छे से क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या होते हैं नहीं, डिस्पर्जन क्या है आपको पता होगा वैसे, फिर अगर नहीं पता हो जिन बच्चों को, डिस्पर्जन पे एक बार आप अच्छे से कर लेना, उसको याद कर लेना टॉपिक को। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड विद एज। ऐसा देखा जाता है कि उम्र के साथ साथ पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने की जो हमारी पावर होती है एंड दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने की हमारी जो पावर होती है वो कम होती जाती है उम्र के साथ। गिव द रीजन फॉर द अबाउट स्टेटमेंट। ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों, आई लेंस में जो पावर का काम करता है, जो पावर होती है उसको कलेक्ट करती है या उसको कंट्रोल करते हैं सिलेरिया मसल्स। सिलेरिया मसल्स क्या होती है, लेंस के कर्वेचर को, हमारा जो आई लेंस होता है उसके कर्वेचर को कंट्रोल करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो सिलेरिया मसल्स होती है वो स्टिफनेस उसकी बढ़ती जाती है, रिजिड होती जाती है, रिजिड। ठीक है, अब जब वो रिजिड हो गई तो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कम हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी अगर उसकी कम है तो वो अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है बच्चों वहाँ पर, वो थोड़ा सा हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जो सिलेरिया मसल्स है वो रिजिड होने की वजह से आराम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, फेल नहीं पाती या छोटी नहीं हो पाती। ओके, तो इसीलिए हमें उम्र के साथ साथ क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स एंड पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो रीजन क्या है, सिलेरिया मसल्स का स्टिफनेस, उसका रफ होना, रिजिड होना। ठीक है, सिलेरिया मसल्स का रिजिड होना, नॉट अ रफ, रिजिड होना। ओके, नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आईज। अब ये तो बहुत सिंपल है, हम कर लेंगे भाई। ड्रॉ द लेबल रे डायग्राम टू शोन, ये भी आपको यहाँ पर, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हमारे पास, ह्यूमन आई से आया है। तो ह्यूमन आई में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट, ह्यूमन आई में आपको आई डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई डिफेक्ट्स और उनके करेक्टनेस, कि उसको करेक्ट कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको अच्छे से, ज़्यादा अभी तक नहीं पढ़ा हो तो ह्यूमन आई में। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं बच्चों हर बार। ओके, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अगर आएगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन ही हमारे पास यहाँ पर हमें मिलेगा। ओके,
आंसर क्या है, द डिफेक्ट इज यूजुअली फाउंड इन ओल्डर पर्सन, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ सिलेरियम मसल्स, ये मैंने आपको बता दिया, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें कौन कौन से लेंस यूज करते हैं, अगर दूर का ऑब्जेक्ट हमें देखने में, अगर हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सीइंग द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं वहां पर बच्चों, ठीक है। और जो पास का ऑब्जेक्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर द सीइंग अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं, पास ऑब्जेक्ट का। अब रे डायग्राम हमें यहाँ से पूछा गया था, तो देखो दूर के ऑब्जेक्ट है हमने कॉनकेव लेंस यूज करा है, पास के ऑब्जेक्ट के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज करा है, ठीक है। कौन सा लेंस है ये पता तो है ना आपको, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अरे कुछ बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना यहाँ पे, कॉनकेव कॉन्वेक्स में कंफ्यूज होते हैं सर, कैसे याद रखें। देखो कॉनकेव, केव, केव बोले तो गुफा, ये देखो गुफा बन रही है, लाइट रेन इंसिडेंट हो रही है ना, तो गुफा टाइप नहीं बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ तो लाइट रेन यहाँ इंसिडेंट हो रही है, तो ये तो हो गया आपका कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये देखो कॉनकेव, अब ये लेंस है आपके पास, ये लो भाई, लाइट इंसिडेंट हो रही है आपके पास यहाँ पर, इधर से होगी तब भी यहाँ पर होगी, केव में अंदर होगी, तो ये कॉनकेव लेंस है, ध्यान रखना ऐसा, ठीक है। इजी है बच्चों। और एक हम या फिर बायफोकल लेंस भी यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस आपके पास, बायफोकल लेंस में आपके पास दोनों तरह के लेंस यहाँ पर होते हैं हमारे पास, ओके। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द रूल used to find the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field। हमें वो रूल बताना है यहाँ पर जिसकी वजह से हम करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर फोर्स को फाइंड कर सकते हैं, वो हमें रूल बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव इन बिलो द थ्री डायग्राम्स शोन द एंट्री of an electron in a magnetic field, identify the case in which the force will be maximum and minimum respectively, give your answer। अब देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रॉन की हमें यहाँ पर एंट्री गिवन है, हमें यहाँ पर बताना है कि किस पे फोर्स कैसा होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो एक फोर्स फील करता है, वो फोर्स कितना होता है, वो फोर्स होता है हमारे पास F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक भाई। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, q क्या है चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, साइन थीटा क्या है एंगल, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो मोशन है इनके बीच का जो एंगल होता है उससे हम कहते हैं, वो ये इनके बीच का एंगल है, ठीक है। अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, कितना है, तो जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90, समझना बात को ध्यान से, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F इक्वल्स टू हमारे पास आएगा यहाँ पर क्यू वी बी, जो कि हमारे पास यहाँ पर होगा मैक्सिमम, कैसा होगा, ये हमारे पास होगा मैक्सिमम। यहाँ की मैं बात करूँ तो 0 डिग्री एंगल है, तो F इक्वल्स टू मेरे पास आएगा क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, ठीक है, या फिर 180 डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0, जो कि मेरे पास हो जाएगा साइन F मिनिमम, ठीक है भाई। तो यहाँ पर F मिनिमम है, यहाँ पर F मैक्सिमम है। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट ये है, द रूल यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखो भाई ये क्या है, Fleming's left hand rule is used to find the direction of the force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field। हम Fleming's left hand rule यूज करते हैं, ये क्या होता है भाई, Fleming's left hand rule हमें बताता है कि देखो हमें थंब, मैग्नेट मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। तो अगर मान लो हमारी जो फोर फिंगर है वो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर अगर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में हो, तो जो फोर्स होता है ये जो थंब होता है, जो थंब की डायरेक्शन होती है, ये हमें उस कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स बताती है या फिर उसके मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ये मैग्नेटिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है बच्चों, ओके। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मिलेगा, वहाँ पर आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। द फोर्स एक्सपेरिमेंट करंट कंडक्टर्स मैक्सिमम, ये तो वही बात है कि जो मैंने आपको समझाई थी, आप चाहें तो इसको नोट कर लें बच्चों, ओके, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
A current carrying solenoid, a bar magnet, least two distinguish feature between the two fields. देखो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है फॉर अ सोलेनोइड एंड फॉर अ बार मैग्नेट. बहुत इजी है, कर लेंगे क्या आप लोग? कर लोगे, बहुत इजी है. सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कुछ ऐसी होगी एंड मैग्नेटिक बार के लिए आपके पास कुछ ऐसी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी. ड्रॉ करने की मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, लिस्ट द डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन द टू फील्ड्स. हम इन दोनों फील्ड्स के बीच में यहाँ पर बताना है कि क्या डिफरेंस है. अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो मेजर डिफरेंस हमें साफ दिख रहे हैं, आप लोगों को भी दिख रहे होंगे. पहला तो क्या, आप पोल्स चेक करो. बार मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो एंड से एज, एंड के जो एज है उनसे थोड़ा सा अंदर की तरफ है. दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पर है, अंदर की तरफ है. वहीं अगर आप सोलेनोइड को देखोगे तो सोलेनोइड में जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है वो इसके एकदम एजिस पर है यहाँ पर. ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो बच्चों हमारे पास ये हो गया. ओके, कि जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं वो बार मैग्नेट में तो कहाँ होते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, जिससे एंड सोलेनोइड में वो एकदम एजिस पे होते हैं, एंड्स पर होते हैं. सेकंड क्या, मैग्नेटिक बार में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा रहती मतलब जब से ये बनी है तब से रहती है, ऑल टाइम रहती है ना. बट जो मैग्नेटिक जो सोलेनोइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होगी जब इसमें करंट जनरेट करेंगे. करंट के बंद करते ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों बंद हो जाती है. ये इसके दो हमारे पास मेन डिफरेंस आ गए. ठीक है, मेन फीचर्स आ गए, आप ऐसा कह सकते हैं. तो ये बात आप लोग ध्यान रखना. मतलब क्या समझे कि मैग्नेटिक सोलेनोइड आपको अच्छे से कवर करके जानिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. ये सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया. आप चाहें तो उसको लिख लें, नोट डाउन कर लें पूरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द लेंस इज ऑफ द सेम साइज बट इन्वर्टेड. इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड इन द अबव केस. पहली बात, लेंस है इज सेम साइज बट इन्वर्टेड. तो मुझे बताओ, देखो वापस क्वेश्चन आ गया लेंस से. पहले कॉनकेव मिरर से करा था, अब लेंस आ गया. अब देखो यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस का. हमने जो केस पढ़े थे यहाँ पर वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए थे. कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास एक केस ऐसा होता है, ये अगर मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये फिर थोड़ा सा गड़बड़ा बन गया बच्चों, हम इसको दोबारा ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. शायद ये बुरा मान गया. ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, देखो अब सही बन गया. कॉन्वेक्स लेंस है तो मीन्स F1 2F1 F2 2F2. क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ द सेम साइज बट इन्वर्टेड. वो कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट आपका 2F पर होता है. जब ऑब्जेक्ट आपका 2F पर होगा तो वो सेम साइज का बनेगा बच्चों. ठीक है, और सेम साइज का बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब यहाँ पर बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा. ठीक है, ये कैस होता है. इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट. अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, मीन्स हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर यू गिवन है भाई, यू हमें गिवन है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर. अगर ऐसा है तो डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इमेज, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज. अब देखो ऑब्जेक्ट और इमेज की हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करनी है. अरे भाई साफ दे रखा है ना कि ये दोनों कैसे हैं हमारे पास, सेम साइज बन रहे हैं और सेम जगह बन रहे हैं. तो अगर मान लो ये इमेज हमारे पास 30 है, अगर ये डिस्टेंस 30 है तो ये भी 30 होगी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर. तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर. लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई यहाँ पर फिजिक्स नहीं लगानी है आपको, लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है बस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है. फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. 1/f इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बात और भैया, फोकस लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पहली बात तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. फोकस लेंथ f इज इक्वल्स टू क्या होता है, r/2 होता है, 30 होते हैं, 15 आएगा. क्या आएगा भाई, 15 आएगा. फिर भी एक बार देख लेते हैं, 1/v. अब देखो 1/v कितना है, इमेज इधर बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर से चलेंगे इधर, लाइट साइन कन्वेक्शन का ध्यान रखना भाई, ये 15 आ जाएगा. ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 15 नहीं सॉरी 30 आएगा बच्चों. ये 30 हो गया, माइनस 1/u. इधर चलेंगे
तो मीन्स लाइट रे आ रही है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, अपोजिट जा रहे हैं मीन्स नेगेटिव लेंगे, तो माइनस का -30 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/30 प्लस 1/30। आगे बढ़ें, इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 30 + 30 डिवाइडेड बाय 30 × 30। ठीक है, मैं कुछ ऐसे करता हूँ कैलकुलेशन, कन्फ्यूज़ मत होना बच्चों। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 60/30 × 30, 30 2 ज़ा 16, 60 2 15 ज़ा 30, एफ हमारे पास आ गया भाई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। वैसे मैंने आपको लॉजिकल इसको सोल्व कर दिया था यहाँ पर बता के भाई अगर 30 है, तो आप देखो पता ही मैं कैसे कर पा रहा हूँ, मैं कोई याद करके नहीं आया इन सबको, या मैं प्रैक्टिस करके नहीं आया क्वेश्चंस की बार बार, लॉजिक लगाया भाई, मुझे ये केस याद थे, बस मुझे ये केसेस याद थे। मैंने फिर कह रहा हूँ रे ऑफ टेक्स्ट में बच्चों आप लोगों को केस याद रखने पड़ेंगे, अच्छे से प्लीज़ कर लेना, एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आप कहोगे हाँ सर आपने कहा था याद करके जाना, हम याद करके गए, एग्जाम में क्वेश्चन आया बड़ा इजी था। वरना क्या होता है बच्चा सोचता रहता है, 6 डायग्राम बनाता है। ठीक है, तो देखो ये मुझे सिर्फ इतना सा पता था भाई ये अब 30 है तो ये 30 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधी होती है तो 15 हो जाएगा। क्लियर, चलो ड्रॉ रे डायग्राम बना लिया भाई हमने, रे डायग्राम, तो ये तीनों हो गए हमारे पास। क्लियर है कि इतनी बात? आगे बढ़े बच्चों, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पर। स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल हमें बताना है। ठीक है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हमें इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बताना है। बच्चों आप इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर आप अच्छे से लर्न करके जाएंगे विथ डायग्राम, आपसे डायग्राम भी बनवा सकता है, वो डायग्राम भी पूछ सकता है, इसके एक एक पार्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, आर्मेचर, ब्रशेज, स्प्लिट रिंग्स, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेरे पास अलग इसका सॉल्यूशंस है, आप लोग यहाँ से देख लें, इसको याद कर लें, समझाने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास पूरा इलेक्ट्रिक मोटर गिवन है, आपने पढ़ा भी होगा, आपके नोट्स में होगा, उसको अच्छे से पढ़ कर जाएँ बस। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी आपके पास थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और मोटर भी आप पढ़ें, दोनों के डायग्राम पढ़ें, इनके आप समझें कि वर्क कैसे करते हैं, इनके प्रिंसिपल पर भी ध्यान देना, कभी कभी आपसे प्रिंसिपल भी पूछा जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी देखो यहाँ पे क्या है, electric motor is based on the principle that current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field experience a force। प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो एक फोर्स फील करता है, इसलिए वो जो स्प्लिट है हमारे पास वो रन करती है। ठीक है, जो कोइल होती है वो घूमती है। अब देखो आर्मेचर, ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग्स का आपके पास यहाँ पर फंक्शंस हैं, हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरा आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग जो कमेंट में बताओ कि सर इलेक्ट्रिक मोटर पूरा पढ़ा दो, हम आपको पूरा पढ़ा देंगे उसको, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई होप जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है, आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा कैसा है देखता हूँ। इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वोल्ट, हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है 880 वाट की, व्हेन हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट, उसकी हीट करने में जो मैक्सिमम रेट है वो कितनी है 880 वाट, एंड 330 वाट है मिनिमम। ठीक है, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, द सोर्स वोल्टेज इज 220 वाट वोल्ट, सॉरी सोर्स वोल्ट हमारे पास 220 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट एंड रेसिस्टेंस इन ईच केस, हमें दोनों केसेस में रेसिस्टेंस एंड करंट फाइंड करना है। चलो हम मैक्सिमम की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, हम सबसे पहले मैक्सिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम में क्या होगा, हमें यहाँ पर करंट एंड, देखो भाई पावर के फॉर्मूले दो होते हैं, P इक्वल्स टू VI होता है पहला फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम यहाँ से करंट निकाल लेंगे। ठीक है, वी नो दैट P इज इक्वल्स टू VI, सो वी गेट I इज इक्वल्स टू P अपॉन V। पावर कितनी है भाई जल्दी बताओ, 880 वोट है क्या, वाट सॉरी, और नीचे 220 है, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास 4 एम्पियर। कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया। अब बात आ रही है रेसिस्टेंस की। ठीक है भाई, अब देखो P इज इक्वल्स टू VI होता है ना, एंड V इज इक्वल्स टू IR भी होता है। ठीक है, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा V स्क्वायर अपॉन R। क्या मिलेगा, V स्क्वायर अपॉन R। आप चाहें तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R, बट अगर आप भूल जाएं तो वैल्यू पुट भी करके देख लें बच्चों। सो रेसिस्टेंस के लिए क्या मिल जाएगा मुझे, R इज इक्वल्स टू यहाँ से V स्क्वायर अपॉन R था तो मतलब V स्क्वायर अपॉन P मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर कितना है 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाय 880 है ना,
0 से 0 कैंसिल आउट, ये टाइम्स 4 टाइम्स कटा मेरे पास आएगा 55, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, सो आर मुझे मिल गया यहाँ पर 55 ओम। बट ये किसके लिए मिला बच्चों? मुझे मैक्सिमम के लिए मिला, व्हेन हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट। अब आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से मिनिमम के लिए निकालना है, और मिनिमम के लिए 330 वोल्ट है पावर। पावर मिनिमम कितनी है भाई? 330 वाट। सेम फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, तो सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, ये पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, या अभी कर लो इसको, आप साथ के साथ कर लो, ठीक है, मुझे आने की जरूरत नहीं है, ये वाला इजी है। नेक्स्ट पे आता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अरे भाई जरूरत है क्या समझाने की, कितना सिंपल है। अगर करंट फ्लो होता, हम जानते हैं ना कि हर कंडक्टर्स में जब करंट फ्लो होता है तो एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो का अपोज करती है, जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो रेसिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो में, करंट के रेसिस्टेंस क्या करता है, रेसिस्टर में रेसिस्टेंस करंट फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। इस बाधा से ओवरकम करने के लिए जो क्या होता है, करंट वर्क करता है, वो वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता है, और हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। आपने देखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंडक्टर्स को देखते हैं, जब ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो वहाँ पर फिर वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेसिस्टेंस की वजह, रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर्स में, एंड रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए करंट को वर्क करना पड़ता है, जो उसमें हीट के रूप में स्टोर होता है, ओके, या फिर कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम थ्योरी इसकी देख लेंगे, मैंने आपको समझा दिया। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट पासेस थ्रू रेसिस्टर्स फॉर सम टाइम। हमें यहाँ पर इसको हीट का जो फॉर्मूला है उसको जनरेट भी करना है यहाँ पर, ओके, हमें यहाँ पर बताना भी है, प्रोड्यूस भी करना है, कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन आया हमारे पास। व्हेन द कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो द करंट, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज ओवरकम द रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। मैंने आपको बता दिया, वही है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप अच्छे से लर्न कर लें भाई, लिख लें, जिससे तुम नहीं लिख रखा था, मैंने समझा दिया पहले, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ भी है। अब देखो, कंसीडर द आर, जो रेसिस्टेंस आर, मान लो एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब आई करंट फ्लो हो रहा है मतलब उसमें चार्ज फ्लो हो रहे होंगे, है ना। मान लो क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, क्यू हमने पढ़ा था, नेट चार्ज। मान लो क्यू चार्ज उसमें फ्लो हो रहे हैं और टी टाइम के लिए फ्लो हो रहे हैं, समझ रहे हो। एक रेसिस्टर है मेरे पास जिसका रेसिस्टेंस आर है, वापस से समझो, एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टर है बच्चों, उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मेरे पास आर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, एंड मान लो जब करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे या चार्ज पार्टिकल्स होंगे। मान लो क्यू चार्ज जो है वो टी टाइम के लिए वहां पर फ्लो हो रहा है, ओके। अब अगर ऐसा है तो देखो, इन टाइम क्यू अमाउंट ऑफ, तो देखो अब यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज विल बी, जब चार्ज मूव कर रहा है तो वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन कितना होगा बच्चों? यहाँ पर वर्क डन हमें मिलेगा यहाँ से W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q, ठीक। एंड हमने पढ़ा था कि चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस चार्ज Q इज इक्वल टू IT होता है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वर्क डन W इज इक्वल्स टू VIT। ये जो वर्क डन है बच्चों, यही वर्क डन हमारे पास हीट के रूप में मिलेगा हमें, तो हम लिख सकते हैं हीट इज इक्वल्स टू, यही लिखा है हमने ऊपर, कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, VIT। एक बात और, सिंस V इज इक्वल्स टू IR, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा हीट H इज इक्वल्स टू I, V की जगह IR लिखा है, IR मल्टीप्लाई IT, एंड आपको यहाँ से मिल जाएगा हीट H इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा, हीट H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। क्लियर बच्चों? ये टी टाइम पीरियड है, सब जगह मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी इसको स्मॉल कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, ओके। ये लो भाई, I स्क्वायर RT। क्लियर बच्चों इतनी बात? तो ये हमारा एक्सप्रेशन भी हो गया। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, इजी था, सब कुछ इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ स्टूडेंट if while performing an experiment he find that the pointer needle of the ammeter and voltmeter do not coincide
with a 0 mark on the scale when the circuit is open. Now extra ammeter voltmeter is available in the laboratory, is not available in laboratory. देखो भाई, जब सर्किट ओपन है मीन्स हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, करंट फ्लो नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं कि अमीटर एंड वोल्टमीटर की जो नीडल है, जो पॉइंटर है वो 0 पे नहीं है, कुछ वहां पर वो रीडिंग बता रहा है। इसका मतलब आपका जो इंस्ट्रूमेंट है आइदर अमीटर और वोल्टमीटर, उसमें क्या है, 0 एरर है। क्या है बच्चों, 0 एरर है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, और अब या तो हम इसको चेंज कर लें, बट क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास लेबोरेटरी में और कोई अमीटर वोल्टमीटर नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई कि अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट पे 0 एरर है तो जब हम यहाँ पर करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो कराने के बाद जो रीडिंग होगी अमीटर या वोल्टमीटर की, उसमें से इस 0 एरर को हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, इस 0 एरर की जो भी रीडिंग आ रही होगी अभी उसे हम नोट कर लेंगे। जब करंट फ्लो होगा, सर्किट क्लोज्ड होगा, ओके, तब जो रीडिंग आएगी उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, वो हमारे एमीटर या वोल्टमीटर की एक्चुअल रीडिंग होगी। फिर हम अपने कैलकुलेशंस करेंगे और हमारे एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आएगा बच्चों। ओके, सो ये इसको हम सजेस्ट करना चाहेंगे। आई होप आप भी समझ गए, ठीक है। With the help of the suitable circuit diagram, prove that the reciprocal of the equivalent resistor of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। अरे भाई सिंपल है कि अगर मान लो कुछ रेसिस्टर्स आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हमें बताना है कि उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो अलग अलग रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। मतलब हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर और कि 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। कर रहा हूँ क्या बच्चों, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट है, ये लो भाई 3 मेरे पास यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ओके। थोड़ा सा गड़बड़ा बना क्या, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। चलो दोबारा बना लेते हैं इसको एक बार। ये लो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये 3 रेसिस्टर्स बन चुके हैं, ओके। ये लो भाई, ये हमने यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ओके, की भी लगा दी हमने यहाँ पर। अब देखो करंट आई जाएगा, हम जानते हैं ना कि पैरेलल रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा और वही यहाँ पर होगा, ठीक है, +0 +0, ठीक है। चलो तो लेट्स सपोज ये R1 है, ये R2 है हमारे पास और ये R3 है। करंट यहाँ से जाएगा तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2 एंड I3, एंड पूरे सर्किट में करंट सेम रहता है तो यहाँ पर करंट वापस I हो जाएगा। तो अगर हम I नेट की बात करेंगे बच्चों यहाँ से, तो ध्यान से देखना, मुझे यहाँ से मिलेगा I नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है इतनी बात, यही आएगा। अच्छा, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R होगा, ठीक है। तो I1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, V/R1 प्लस I2 के लिए लिखूंगा V/R2 प्लस I3 के लिए लिखूंगा V/R3, करेक्ट। सो I इज इक्वल्स टू V कॉमन लिया तो मेरे पास मिला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर भाई इतनी बात। V को इधर ले जाऊं तो I/V मुझे मिल जाएगा यहाँ से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोलो भाई क्लियर है क्या इतनी बात। हम जानते हैं ना, यहाँ से देखो I/V क्या होगा, R इज इक्वल्स टू V/I आ रहा है क्या यहाँ पर, तो I/V क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/R, सिंस I/V इज इक्वल्स टू 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये लो भाई प्रूव हो गया, ठीक, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्या है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम ईच आर जॉइंड इन पैरेलल, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, इजी सा क्वेश्चन है भाई। 2 रेसिस्टेंस है,
तो देखो या तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो हमें यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालना होता है। वी हमें गिवन है, यहाँ पर कितना गिवन है 6 वोल्ट है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अरे भाई 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट के लिए दो रेसिस्टेंस है R1 प्लस 1 अपॉन R2 को अगर आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, R2 R1 ऊपर जाएगा, R2 प्लस R1 ऊपर जाएगा, नीचे R1 R2 आएगा। जब आप इसको ऊपर रेसिप्रोकल कर दोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 R2। पर ये ध्यान रखना ये कब के लिए वैलिड है, सिर्फ दो रेसिस्टेंस के लिए, तीन हो तो मत कर देना R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, कि सर ने समझाया था, ये बस दो रेसिस्टेंस के लिए है, शॉर्ट ट्रिक है। वैल्यू पुट करो बच्चों, तो पहले हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा भाई, 12 वोल्ट के ईच है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R1 R2 मीन्स 12 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस 12 24, 12 to the 24, 2 6 जा 12 मीन्स 6 ओम। कितना रहा आर इक्विवेलेंट 6 ओम। करंट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 6/6 बोले तो 1 एम्पियर। क्लियर इतनी बात, कोई डाउट हो तो बताओ भाई, जल्दी बताओ, नहीं है कोई डाउट, समझ में आ रहा है सब कुछ, इजी चल रहा है ना। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, an electric lamp of resistance 20 ohm of a conductor in resistance 4 ohm are connected in 6 volt battery shown in the circuit. Calculate the total resistance, circuit potential difference और पावर ऑफ द लैम्प। आई थिंक ये क्वेश्चन तो बच्चों आप होमवर्क में कर सकते हो, इजी है। ये जो भी क्वेश्चन हमसे आप पूछ रहा है मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी सोल्व करवा दिया, बट फिर भी एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं। ओके तो देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इजी क्वेश्चन है, वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग इसको कर लोगे। ठीक है, और आप लोग अभी कमेंट कर रहे होंगे नहीं सर मत बताओ, हमको कर लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है आपसे। ठीक है चलो फिर भी हम कर लेते हैं बच्चों इसका एक बार। अगर हम ए की बात करें तो ए को हम देखेंगे टोटल रेसिस्टेंस सर्किट। देखो ध्यान से, अगर हम सर्किट देखें तो 4 ओम एंड ये 20 ओम का जो रेसिस्टेंस हमारे पास, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर जुड़े हुए हैं किसमें, जल्दी बताओ भाई, कुछ तो आप बोल दो, सीरीज में। तो सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरे पास, आर इक्विवेलेंट मेरे पास होगा R1 प्लस R2 बोले तो 20 प्लस 4 मीन्स 24 ओम। ठीक, पहला हो गया भाई। सेकंड, द करंट थ्रू द सर्किट, करंट पूछ रहा है हमसे, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है ना। V कितना है भाई हमारे पास यहाँ पर 6 है, 6 है क्या, 6, R कितना है 24 मीन्स 1 अपॉन 4 मीन्स 0.25 एम्पियर करंट। सी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, जब सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ लैम्प के लिए, सो वी ऑफ लैम्प इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। करंट कितना है यहाँ पर 0.25 मल्टीप्लाई, और रेसिस्टेंस कितना है उसका, रेसिस्टेंस कितना है भाई जल्दी बताओ जल्दी बताओ, रेसिस्टेंस हमारे पास 4 ओम, 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एम्पियर। अरे ये एम्पियर या ए की चीज़ होती है, ठीक है, दोनों से लिख सकते हो आप, कंफ्यूज मत होना। और वोल्टेज ऑफ लैंप का हो गया क्या, मैंने किसका करा, ये मैंने रेसिस्टेंस का कर दिया है ना, मैंने पहले इसको लैंप का करा था, तो चलो ठीक है इसको हम आर का लिख देते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं आर का कर देता हूँ। ठीक है, और लैंप के लिए हम करेंगे 0.25 मल्टीप्लाई, कितना था 20 मतलब 5 एम्पियर। ठीक भाई, ये भी हो गया। डी क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ द लैंप, पावर ऑफ लैंप P इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, नहीं सॉरी वी स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है पावर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, वी स्क्वायर अपॉन आर अगर हम करें यहाँ पर, तो लैंप का वोल्टेज कितना है भाई, लैंप के लिए वोल्ट निकाला था क्या हमने 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय,
ये कितना है 20, तो 5 4 20, तो मीन्स पावर ऑफ कितना आ गया हमारे पास, पावर ऑफ लैंप मेरे पास आ जाएगा 5/4, और अगर 5/4 तो 4 1 4, 1.25 वाट। ठीक, ये लो भाई, ये भी हो गया। अब बताओ भाई कहाँ दिक्कत थी क्या किसी को? सिंपल से फॉर्मूले हैं बच्चों, सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बेसिक आपकी क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से देखे भी होंगे तो भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कोई ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पर। ओके बच्चों, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, PYQs थे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ पर लिए। ओके, आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब देखो एक बात बच्चों ध्यान रखना, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हैं, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा, रिविजन्स पर ध्यान देना। ये देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं और रिवीजन कम करते हैं, एंड कुछ बच्चे कम पढ़ते हैं बट रिवीजन ज़्यादा करते हैं, तो जो मार्क्स अच्छे होते हैं वो कम, जिन्होंने रिवीजन ज़्यादा करा होता है ना, उनके मार्क्स ज़्यादा अच्छा आते हैं बच्चों। इस बात का ध्यान रखना, ज़्यादा 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 पढ़ने के चक्कर में मत रहना, रिविजन्स पर ध्यान देना। आपने जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, और एक्स्ट्रा बुक्स मत लाना, ज़्यादा PYQs, ज़्यादा वो, मतलब ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, रिवीजन करना है। जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, वैसे सब बच्चों ने पूरा पढ़ लिया होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नई नई बुक्स ढूंढते रहते हैं, नए नए नोट्स लेते हैं, किसी दूसरे कोचिंग के नोट्स देखेंगे। इतना कुछ नहीं करना, जो आपके पास है वो सफिशिएंट है, उसका रिविजन करो अच्छे से, बस बेसिक समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोई डाउट हो तो हमें बताओ, ओके कोई डाउट हो तो हमें बताओ, उसके लिए आपके पास लेक्चर हम वहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ओके, सो हमारा आज का सेशन खत्म होता है बच्चों। ओके, आई होप आपको बड़ा मज़ा आया, आपने सारे क्वेश्चंस भी करे होंगे, सब कुछ समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वैसे कर लिया होगा सब बच्चों ने, बट फिर भी सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें बच्चों। PYQs इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, सो बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।